नमस्कार दोस्तों। अपने ऑडियो बुक सीरीज में आगे बढ़ते हुए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी वरदान के तीसरे अध्याय नए पड़ोसी से मेल जोल की बातें करते हैं। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुबामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी, पर इस समय माता पिता के नैनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम ब्रिज रानी था। वही दंपति का जीवनाश्रय थी। प्रतापचंद्र ब्रिज रानी में पहले ही दिन में मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। बिरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रतापचंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। बिरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों को देखा करती। बिरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुबामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृत्व प्रेम से उसे गोद में उठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने ही को था कि बिरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़ियाँ भी हमारी बातें बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ वे खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं बिरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे तार। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हीट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है छक छक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलता है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में
कही। बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वो भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे अब तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा, कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो बिरजन ने पिता के गले हाथ डालकर कहा, बाबा, हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी, बेटी, तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। बिरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मेरी किताब में तो भी कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बगले झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। बिरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? बिरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो। अब अगले अध्याय में चलते हैं। एकता का संबंध पुष्ट होता है। कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभालता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेगी, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि जब देखे ज्वर विद्यमान है। शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की। किसी कार्य में मन नहीं लगता, पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाते हैं। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़ कर पड़ी रहती है और दिन भर परे परे कड़ाहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि वह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर आया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई। हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे। निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ। आज कुछ ज्वर हो गया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती। प्रताप, माता, तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है? सुवामा हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? प्रताप, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? प्रताप, पूछते पूछते चला जाऊँगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उससे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी अदशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़कर बिरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक बिरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो
प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। बिरजन बोली, न बताओगे क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही ब्रिजरानी दौड़ी और एक सांस में सुहामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मूंदी हुई हैं और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थाम कर बिरजन झिझोड़ने लगी, चाची कैसी हैं? आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुबामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। बिरजन, चाची कैसी हैं? कहीं दर्द तो नहीं है? सुबामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ है? बिरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुबामा, तुम जाओ, उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुबामा से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह संतावना देने के बहाने आ पहुंची। बिरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माई माई। दोनों स्त्रियों ने शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रहता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी का पड़ता वो भी बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केबान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्काबान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुबामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह स्वयं पैर बढ़ाता हुआ भीतर आ गया। बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुबामा और सुशीला दोनों चौंके। समझ गई यह डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुबामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बिठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए? तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? यह कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुबामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। जो प्रताप को गोद में बैठा कर बातें करते रहे। औषधियाँ साथ ले आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए। परंतु जीर्ण ज्वर था, अतएव पूरे मास भर सुबामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुबामा उनकी बहन है। एक बार सुबामा ने डरते डरते फीस के लिए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा। वह पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उनकी माता दोनों सुबामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलम्ब भी कर जाए, परंतु बिरजन वहाँ से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुबामा का जी अच्छा होता तो वो भोली भोली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुबामा बहुत
हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक कर न पड़ती वहाँ से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन ब्रिज रानी सुबामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थी और जिस प्रकार वृक्षों पर कोमोजी लहराती है उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। जो ही वो उसको उठाने के लिए झुकी, सुबामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, बिरजन सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बताऊंगी। सुबामा, मेरी अच्छी बिरजन, बता दो क्या सोचती थी? बिरजन लजाते हुए, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, न बताऊंगी। सुबामा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूँगी। बिरजन, किसी से कहोगी तो नहीं? सुबामा, नहीं, किसी से न कहूँगी। बिरजन, सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूँगी। सुबामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है। बिरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनवाओगी। सुबामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं, देखूं क्या कहता है। बिरजन, नहीं नहीं, उससे न कहना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सुबामा, मैं तो कह दूंगी। बिरजन, तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।